भारतीय जनता पार्टी में ये लड़ाइयां अंदरूनी तौर पे चलती रहती थी। इस बार है कि लड़ाई खुल के आई है और जिससे खुले मैदान में ये लड़ाई चल रही है। हम लोग इसको कोई नॉर्मल या सामान्य घटना ना माने। ये लड़ाई दिल्ली की और लखनऊ की लड़ाई है और इसमें मोहरा बनाने की कोशिश है योगी को। अब योगी कितना मोहरा बन पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पूरी भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक थी, उन्हें प्रणाम कर रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी मुद्रा में खड़े रहे, वो टस से मस नहीं हुए। अब ये दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो तल्खियां हैं वो दिखा रही हैं कि कुछ बड़ा पक रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आगे क्या होने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से संदेश दिया कि नितिन नवीन हमारे बॉस हैं, क्या योगी आदित्यनाथ को भी कोई संदेश इसमें दिया है उन्होंने? करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी। केपी सर, यूपी की सियासत में क्या हो रहा है? लखनऊ और दिल्ली की बीच की दूरियों को लेकर हम अक्सर बातें करते हैं और कल तो मतलब गजब ही हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, वहां पर योगी जी ने प्रणाम नहीं किया, इसको लेकर हंगामा हो गया। और फिर मंच पर मोदी जी ये कह रहे हैं कि नितिन बाबू तो हमारे बॉस हैं, तो योगी जी के भी बॉस फिर पंकज चौधरी हुए। लेकिन जब योगी जी मोदी जी को बॉस नहीं मानने को तैयार है, तो पंकज चौधरी को कैसे मानेंगे? ये तो मामला फंस गया बड़ा। देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें योगी जी का इस तरह का व्यवहार कोई पहली बार नहीं है। पिछली बार भी कई मीटिंगें जो दिल्ली में हुई हैं उसमें इस तरह की चीजें और इस तरह का व्यवहार योगी जी का देखा गया है। हालांकि कई लोगों की बारीक नजर उस पर नहीं पहुंच पाती है। हम लोग टीवी चैनल के लिए काम करते हैं, टीवी चैनल को देखते हैं, तो हमारे यहाँ तस्वीर और वीडियो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे ही मोदी जी आए, सबने एक साथ हाथ जोड़ के नमस्कार किया और मोदी जी सीधे सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। तो ये जताता है कि तल्खी कोई छोटी मोटी तल्खी नहीं है, मामला बहुत गंभीर है। और देखो, मैं तो मान के चल रहा हूं, मुझे तो 2017 के बाद से ही आभास है और 2024 में सबकी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। जो जरा सा भी राजनीतिक विश्लेषण करते हैं या राजनीति के बारे में जानते हैं या भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानते हैं, उनको स्पष्ट है। ये खाली जो आप अंधभक्त कहिए या खाली उनके जो ऐसे मानने वाले लोग हैं कि कहीं कुछ नहीं है, वो तो अंत तक कहते रहेंगे उनके यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि तल्खी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और मैंने तो आपको कहा, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है, ये लड़ाई गुजरात लॉबी और योगी की है और इसमें से एक का निपटना तय है। अब या तो लखनऊ निपटे या दिल्ली निपटे। अब कौन निपटेगा, कब निपटेगा, कब तक होगा, ये हमारे और आपके सामने है और ये भविष्य के गर्भ में है। क्योंकि लड़ाई छोटी मोटी नहीं है, लड़ाई मजबूती की है। अब कोशिश ये होगी, जो हमें मालूम है, अभी तो फिलहाल ये लोग बिजी हैं वेस्ट बंगाल में, उसके बाद बिजी हो जाएंगे ये आसाम में, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है। और देखिए, इसमें क्या है कि ये राजनीतिक लड़ाई है, ये सत्ता की लड़ाई है, ये कुर्सी की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी में ये लड़ाइयां अंदरूनी तौर पे चलती रहती थी। इस बार है कि ये लड़ाई खुल के आई है और जिससे खुले मैदान में ये लड़ाई चल रही है। आप चाहे बनारस का मामला देखें, मणिकर्णिका घाट का मामला देखें, अहिल्याबाई की मूर्ति को तोड़ने का मामला देखें, उसको हाईलाइट करने का मामला देखें, इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। हम लोग इसको कोई नॉर्मल या सामान्य घटना ना माने। ये लड़ाई दिल्ली की और लखनऊ की लड़ाई है और इसमें मोहरा बनाने की कोशिश है योगी को। अब योगी कितना मोहरा बन पाते हैं, क्या इसी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार या दिल्ली की सरकार की के ताबूत में कोई आखिरी कील तो साबित नहीं होने जा रही है बनारस की घटना। क्योंकि आज भी प्रधानमंत्री बनारस से ही आते हैं, प्रधानमंत्री बनारस से हैं। तो ये इस घटना को इतने हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए। जहां आप इस प्रकार के नारे दे रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, इतना तो हिंदू खतरे में ब्रिटिश काल में और मुगल काल में भी नहीं आया जितना हिंदू खतरे में आज है।
अरे भाई, एक शंकराचार्य के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, जिस प्रकार से उनके साथी सहयोगियों की चोटियां खींची जा रही है, अगर यही किसी दूसरी सत्ता में हुआ होता, किसी दूसरे सियासी दल की सरकार में हुआ होता, तो क्या करती भारतीय जनता पार्टी? और आज क्यों चुप बैठी भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह का व्यवहार हो रहा है? तो ये जो है, ये सिर्फ इन लोगों के कंधे पे लग के लड़ाई लड़ी जा रही है। लड़ाई कुछ और है, लड़ाई की दिशा कुछ और है, हमें दिख कुछ हो रहा है। ये कोई लड़ाई शंकराचार्य की लड़ाई नहीं है, ये कोई लड़ाई बनारस के किसी मंदिर की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता की लड़ाई है, और दो दो नेताओं की लड़ाई है ये। अब इसमें अमित शाह जीतते हैं, इसमें योगी जीतते हैं, ये हमें देखना होगा, जो 2027 के विधानसभा चुनाव में तय होगा। जिस प्रकार से योगी ने झटका दिया था लोकसभा के चुनाव में गुजरात लॉबी को, मोदी और शाह को, मोदी और शाह यूपी में झटका देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से योगी को झटका दिया जाए। बाकी तो उन्होंने सब षड्यंत्र और शाम धाम दंड भेद करके देख लिए हैं कि इनको कुर्सी से कैसे हटाया जाए, उसमें वो लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं। बाकी दूसरी सारी चीजें वो कर रहे हैं। उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र से केंद्रीय मंत्री को हटा के अगर उसको अध्यक्ष बना के भेजा है, तो उन्होंने योगी के पेच टाइट करने के लिए भेजा है। अब पेच टाइट हो नहीं रहे हैं। आपने जो मोदी जी का भाषण सुना होगा, मोदी जी ने कहा कि अब तो नितिन नवीन जी मेरे भी बॉस हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, जो सवाल मेरे से पूछा है, कि अगर नितिन नवीन मोदी जी के बॉस हैं सेंट्रल में, तो फिर तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश में, वो बॉस होने चाहिए योगी जी के। लेकिन क्या योगी जी उनको बॉस समझ भी रहे हैं, या योगी जी उनको अध्यक्ष के नाते तवज्जो दे भी रहे हैं? हमें इसका भी विश्लेषण करना होगा, तभी हम किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी। पंकज चौधरी जिस तरह की भाषा शैली बोल रहे हैं, अभी ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, हमने देखा कि पंकज चौधरी इसकी खिलाफत करते हुए नजर आए। कुछ लोगों ने ये कहा कि सीएम हाउस से उनके पास फोन गया क्योंकि उनको इस बैठक की जानकारी पहले से थी, उन्होंने तब कोई विरोध नहीं दर्ज करवाया, और अगर करवाया होता तो ब्राह्मण विधायकों की बैठक होती ही नहीं। ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से सीएम हाउस से उनके पास फोन गया, तब जाकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और सामने आकर खुलकर उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठक नहीं होनी चाहिए, अनुशासनहीनता है। तो पंकज चौधरी असल में किसके साइड से काम कर रहे हैं? पंकज चौधरी क्या दिल्ली के ही इशारे पर काम कर रहे हैं, या फिर योगी जी से इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं? इस बात को लेकर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सर? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें, दिल्ली ने भले ही उनको भेजा है, दिल्ली भले ही उनके ऊपर अटूट विश्वास जता रही है, लेकिन ये पंकज चौधरी भी भली भांति जानते हैं कि उनको अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है, उनको उत्तर प्रदेश में अपना स्वयं का कैरियर भी आगे बढ़ाना है, और उनको आगे अगर चुनाव जीतने हैं, तो वो बिना योगी के, बिना उत्तर प्रदेश की भाजपा के सहयोग के नहीं कर सकते। इसलिए इसलिए वो सीधे सीधे योगी से मुकाबला करने की स्थिति में मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो कहीं ना कहीं योगी जी के दबाव में, योगी जी की परछाई में आ गए हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि योगी जी आज इतनी मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो उनको हटा नहीं पा रहा है। और पिछला 9 साल हो गए हैं, 10वां साल उनको शुरू हो गया है। 9 साल के इतिहास में उनके ऊपर सीधे सीधे कोई उंगली नहीं उठ रही है। मैं बार बार कहता हूं, ये गौर करने वाली बात है कि 10 साल के मुख्यमंत्री के ऊपर कोई भी गंभीर आरोप सीधे सीधे कोई विपक्षी दल भी नहीं लगा पा रहा है। आप ठाकुरवाद का लगाइए, जातिवाद का लगाइए, पुलिस प्रशासन पर भ्रष्टाचार का लगाइए, ये लगाइए, वो लगाइए, लेकिन जिस प्रकार के आरोप नेताओं पे, मुख्यमंत्रियों पे लगते रहे हैं, चाहे वो करप्शन का आरोप हो, चाहे वो किसी अपने परिवार का आरोप हो, चाहे वो किसी महिला का आरोप हो, इस प्रकार के आरोप तो योगी जी के आसपास फटकते ही नहीं है। तो इसलिए आज भी जो जनता है, जनता में योगी जी की एक इस प्रकार की छवि बनी हुई है। और दूसरी जो छवि है जो उनको लोकप्रिय बनाती है भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े हिस्से में,
प्रदेश के बड़े हिस्से में जो उनकी धार्मिक कट्टरवाद की छवि है, उसको तो विपक्ष भी नहीं चैलेंज कर पा रहा है। भाई आज विपक्ष भी शंकराचार्य के कंधे पे बैठ के तो थोड़ी रणनीति कर रहा है कि भाई शंकराचार्य जी के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हिंदुत्व के मामले पे तो आज भी योगी जी का सामना वो नहीं कर पा रहे हैं। वो तो खुद धार्मिक आदमी है, वो तो खुद धार्मिकता से जुड़े हुए हैं, वो तो खुद मठाधीश है, तो वो चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं उनको। तो इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष भी इस नाते तो उनसे कमजोर है, और दिल्ली भी इस मामले में कमजोर पड़ गई है कि दिल्ली में चाहे वो मोदी की छवि हो, चाहे वो अमित शाह की छवि हो, कट्टरवाद में, हिंदुत्ववाद में वो योगी जी से पीछे हैं। और इसीलिए उनको लगता है कि पार्टी कभी भी उनको छोड़ेगी नहीं। अगर हम एक्शन करते हैं तो कहीं हमारी स्थिति खराब भारतीय जनता पार्टी में ना हो जाए, ये सोच के सीधे सीधे कोई एक्शन योगी के खिलाफ शीर्ष नेतृत्व नहीं ले पा रहा है। आपने देखा होगा पिछले इलेक्शन में जहां भी विधानसभा का चुनाव होता है, जहां भी लोकसभा के चुनाव हुए, योगी जी की डिमांड दूसरे राज्यों से भी हुई है। मैं ये कह के कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है या उत्तर प्रदेश में चीजें हो रही हैं, योगी जी को बिल्कुल ही क्लीन चिट दे दूं। योगी जी कई जगह गलतियां कर रहे हैं, लेकिन आज उनकी लोकप्रियता हिंदुत्व के नाते भारतीय जनता पार्टी में बढ़ती जा रही है। और आज अगर कोई एक चेहरा कट्टर हिंदुत्ववाद का हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो उसका नाम योगी आदित्यनाथ है। तो इस नाते योगी आदित्यनाथ को दिल्ली कंट्रोल कर लेगी, मुझे उस पर थोड़ा संशय है। और दिल्ली को खतरा ये है कि अगर ये 2027 में दोबारा चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बन के आते हैं तो ये हमारे लिए खतरा साबित होंगे। तो 80 लोकसभा की सीटों का नेतृत्व करने वाले योगी आदित्यनाथ को कैसे निपटाया जाए, इसकी रणनीतियां दिल्ली में तैयार हो रही है। क्या उसको आप एक राज्य को 3 राज्यों में बांट के उनकी शक्तियों को कम करेंगे, या कोई दूसरे आपके पास इस तरह के फॉर्मूले हैं? कई सारी चीजों पे केंद्र विचार कर रहा है। और मैं तो ये भी कह चुका हूं कि कई लोगों ने तो यहां तक कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की कवायद भी अमित शाह जी कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये कांटा निकालने के लिए अगर कहीं कहीं विपक्ष की भी सरकार बनती है तो एक बैलेंस भी हो जाएगा। और लोग जो सवाल खड़े करते हैं कि मशीनों में सेटिंग है, चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है, देखिए भाई हमने तो इतना बड़ा उत्तर प्रदेश ही हार गए हम तो अगर हमारे पास मशीनों की सेटिंग होती, अब चुनाव आयोग हमारी सुन रहा होता, तो हम क्यों उत्तर प्रदेश हारते? ये आरोप भी बंद हो जाएंगे लगने, योगी जी भी निपट जाएंगे। कल को मायावती जी भी बहुत बड़ा मामला नहीं कर पाएंगी भारतीय जनता पार्टी के सामने, अखिलेश एक पॉकेट के नेता बन के रह जाएंगे, तो सबके हित सध जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा फैसला ले लेगी। इस तरह का विचार भी केंद्र में चल रहा है, लेकिन वो कैसे होगा, क्या होगा, उसकी क्या रणनीति है, वो अभी हमारे सामने ऐसी कोई चीज नहीं आ रही है। जी जी। केपी सर, जो तस्वीर कल हमने देखी, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रणाम करते हुए नजर नहीं आए। सार्वजनिक तौर पर ऐसा करना कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर अंदरूनी खींचतान है उसको दिखाता है। लेकिन सवाल ये है कि 27 में चुनाव होने वाले हैं, और क्या इससे पहले ये जो तल्खी है और बढ़ने वाली है? क्योंकि खींचतान अगर हो रही है तो वो यहीं पर रुक जाएगी या फिर इतनी ही चीजें होंगी, ऐसा तो नजर नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कुर्सी का सवाल है। तो ऐसे में कुर्सी के लिए और भी ज्यादा अभी खींचतान, और भी ऐसी तस्वीरें क्या हम देखने वाले हैं भविष्य में 27 से पहले? मैंने हिमांशु जी पहले ही कहा है कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई जो है बहुत बड़ी लड़ाई है, और योगी जी के लिए ये तलवार की धार पे चलने जैसा है। योगी जी इतनी आसानी से निपट पाएंगे, क्योंकि अब योगी जी पे जो हमले होंगे वो बाहर से तो होंगे ही विपक्ष के, वो अंदर से भी होंगे, वो अंदरूनी हमले भी होंगे। तो उनसे वो कैसे निपटेंगे और कैसे सफलता हासिल करेंगे, यही तो उनकी असली अग्नि परीक्षा है। आपका ऐसे में इशारा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ तो नहीं है? क्योंकि कुर्सी पर बड़े दावेदार तो वो भी हैं। नहीं नहीं, खाली केशव प्रसाद मौर्य कितना कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, वो भी कोई उस तरह से मैं बहुत बड़ी शक्ति उनको नहीं समझता हूं। और जो अंदरूनी षड्यंत्र होंगे योगी जी के खिलाफ दिल्ली के इशारे पे,
उनसे कैसे योगी जी निपटेंगे? क्या योगी जी इतने बड़े रणनीतिकार हैं या उनके सलाहकार मंडल में इस तरह के लोग हैं जो उनको बचा पाएंगे? मैंने ये कहा कि जो उनके ऊपर हमले होंगे, राजनीतिक हमले जो उनके ऊपर होंगे, वो बाहर से तो होंगे ही विपक्ष के, अंदरूनी हमले भी होंगे। और अंदरूनी में खाली केशव प्रसाद मौर्य नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जो सामने दिखते हैं आपको, ऐसे तो तमाम लोग हैं। क्या वो जो दिल्ली से मंत्री बना के भेजे गए थे वो नहीं है? क्या अयोध्या में बैठे हुए लोग नहीं है? बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो योगी को घेरने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आरएसएस का क्या रुख रहेगा? संघ कितना साथ दे पाएगा योगी जी का? उनके जो कार्यकर्ता है, निचले दर्जे के, निचले जिलों के कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक के कार्यकर्ता हैं, वो किस लेवल तक जाते हैं? ये सारी चीजें महत्वपूर्ण चीजें हैं और ये तय करेंगी कि योगी जी कितने बड़े बहुमत से जीत के आ रहे हैं। अगर योगी जी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ते हैं और वो बहुमत से नीचे रह जाते हैं तो फिर क्या परिस्थितियां होंगी? मैंने आपको एक इशारा कर दिया है कि दिल्ली का इशारा यहाँ तक है और इतना खतरनाक इशारा है कि कहीं विपक्ष की तरफ ही ना वो रुख कर दें। तो ऐसे में योगी जी अकेले कैसे निपटेंगे? वो भी तो देखना होगा ना। तो इसलिए योगी जी के लिए 2027 इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली आपके खिलाफ खड़ी हुई है। तो और वो उसका नजारा कल आपने देखा है। आप इसको, कोई भी व्यक्ति हल्के में ले सकता है कि जो तल्खी की तस्वीर आई है, ये तस्वीर बहुत बड़े बड़े इशारे करती है और ये इशारे हर एक नहीं समझ सकता। इसलिए इन इशारों के पीछे की रणनीति क्या है वो साफ साफ आपको समझ लेनी चाहिए। हम तो 2024 से पहले ही समझ रहे हैं। 24 के परिणाम के बाद में भी कुछ लोगों को समझ में आ गई है। और जिस तरह का परिणाम उत्तर प्रदेश में हुआ है, उससे समझ लेना चाहिए कि तल्खी कितनी बड़ी हुई है और योगी जी कितना आगे बढ़ के क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसे आपको बताते हैं ना कि आगे बढ़ के चौके छक्के मार रहे हैं। अब कहीं वो ऐसे में एकदम से आउट तो नहीं हो जाएंगे। या ऐसा तो नहीं है कि मैच जो है बड़े उससे बड़े गेम से, बड़े नंबर से मैच जीत लेंगे वो आगे बढ़ के, और कोई उनको नहीं रोक पाएगा। क्योंकि यहाँ तो सत्ता की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है। भाई जिस पे कब्जा करके बैठे थे, जिस भारतीय जनता पार्टी पे अडवाणी जी हो चाहे राजनाथ जी उस समय के अध्यक्ष हो, सबको बोल्ड कर दिया था मोदी जी ने आके। तो क्या उसी अंदाज में तो योगी जी आगे नहीं बढ़ रहे हैं? मोदी जी का तो 27 लोकसभा का राज्य था, ये तो 80 लोकसभा का राज्य है। तो योगी जी आएंगे, छा जाएंगे और कौन उनको रोकेगा? तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे ये है कि संघ जो है वो खुल के आएगा कि नहीं आएगा, संघ कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्योंकि संघ मुझे आज की डेट में मरणासन स्थिति में दिखाई दे रहा है। वो हिलता जुलता नजर नहीं आ रहा है। जैसे हाथी लेट गया हो, उसमें कोई इंजेक्शन भी लगाए वो हलचल नहीं कर रहा है। तो संघ की स्थिति मुझे ऐसी नजर आ रही है। तो संघ क्या निर्णय लेता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और संघ को जितना हम समझते हैं, संघ अपना अगली दौड़ का घोड़ा तैयार रखता है। संघ जब मैदान में उतरता है तो सेनापति और घुड़सवार जो होता है वो घोड़ा भी तैयार होता है। अगर युद्ध में कहीं घायल हो जाता है घोड़ा या सेनापति को कुछ हो जाता है तो अगला सेनापति कौन होगा, अगला घोड़ा कौन सा तैयार होगा, तो वो घोड़े और सेनापति को संघ तैयार रखता है। तो मोदी के बाद कौन सा घोड़ा और कौन सा सेनापति है जो नंबर 2 पे तैयार रहेगा, उसकी तैयारी संघ किस में देख रहा है, अमित शाह में देख रहा है या योगी में देख रहा है, ये समझना होगा। क्योंकि जी। दोनों के अपने अपने नितार्थ हैं, दोनों की अपनी अपनी ताकतें हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज संगठन पे कंट्रोल अमित शाह का है और पार्टी में और संघ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान योगी के पास है। तो दोनों में से जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, ये समय ही बताएगा। जी। केपी मलिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम राजनीतिक जो पहलू हैं उसको समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को हमें कमेंट करके बताएं। योगी आदित्यनाथ को एक प्लास्टिक की चेयर पर कोने में बैठा दिया गया और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जो किया उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और प्रधानमंत्री ने जो कहा मंच से वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्या उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कोई संदेश दिया? आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिएगा और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।